हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निदान पंचंग। निदान पंचंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार 10 नंबर में पूछा चुका है, कई बार इसमें इसका एक एक पार्ट भी 5-5, 10-10 नंबर में पूछा आता है। तो इस लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले निदान। निदान पूर्व रूपाणी रूपान उपसे अस्तथा संप्रप्ति चा इति विज्ञानम रोगाणाम पंचाप्य स्मृता, ठीक है। ये वाग्भट ने निदान स्थान में कहा है, ठीक है। चाहो तो आप श्लोक याद कर लो सीधा, या फिर याद कर लो निदान पंचंग में कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं, वो आपको परीक्षा विज्ञान में पढ़ाया था, तभी पढ़ा दिया था। निदान पूर्व रूप पढ़ेंगे, रूप पढ़ेंगे, उपसे पढ़ेंगे, संप्राप्ति पढ़ेंगे। निदान निदान देखो, निदान का कोई भी इसमें से 4-5 श्लोक मैंने लिखे हैं, जो इच्छा हो वाला आप श्लोक याद कर सकते हैं। निदान तो आदि कारण, रोगों के आदि कारण यानी रोगों के उत्पत्ति के कारण को निदान कहते हैं। व्याधि उत्पत्ति हेतु, व्याधि की उत्पत्ति का हेतु यानी कि व्याधि की उत्पत्ति का कारण है, उसे निदान कहा जाता है। व्याधि निश्चय कारणम निदान, जिस उपाय से व्याधि का निश्चय यानी कि जिस उपाय से व्याधि का मतलब डायग्नोसिस की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। रोग आरंभ दोष प्रकोपजन्य अन्न विकारा निदानम, ठीक है। तो रोग आरंभ करने वाला कारण ही निदान है, ठीक। इनमें से जो आपको इजी एक श्लोक लगे, ठीक है, पहला वाला निदान तो आदि कारणम या ये इजी लगे, या व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, जो इजी लगे उसमें से एक श्लोक आप याद कर लीजिएगा, ठीक। पर्याय इसके बहुत इंपॉर्टेंट। निदान कभी कभी पर्यायों के नाम से भी पूछा। निमित्त, कारण, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान। कभी कभी प्रत्यय और उत्थान के नाम से भी पूछ लेता है। कभी कभी पूछता है निदान की परिभाषा लिखते हुए निदान के प्रकारों तथा निदान के पर्यायों का वर्णन करें। इस तरीके से भी पूछा गया कई बार, ठीक है। तो निदान के पर्याय भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निदान का लक्षण सो इति कर्तव्य तर्को रोगो उत्पत्ति हेतु निदानम, मतलब दोष प्रकोप अन्य कार्यों को करते हुए जो कारण रोग को उत्पन्न करता है उसे निदान कहते हैं। मतलब पहले दोष प्रकोप करेगा, फिर एग्रीवेशन करेगा, फिर स्प्रेडिंग वगैरह करेगा, मतलब पूरा करेगा, उसको बाद क्या करेगा, रोग को उत्पन्न यानी व्याधि को उत्पन्न करेगा, उसे क्या कहते हैं, निदान। इस प्रकार विविध अहित आहार विहार के सेवन से दोष का प्रकोप होता है तथा वे दोष स्वयं दूषित होकर दोषियों को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें निदान कहते हैं। तो निदान का क्या काम करना है, दोषों को कुपित करना और रोग को उत्पन्न करना। इसके 2 मेन कारण होगा, ठीक है। अगर समरी हम देखें निदान के लक्षणों में, तो पहला इसका क्या होगा, दोषों को कुपित करना। दूसरा क्या होगा, रोगों को उत्पन्न करना, इसका दूसरा कारण होगा। निदान 2 प्रकार के होते हैं, व्याधिजनक और व्याधिबोधक, ठीक है। व्याधिजनक ये आपके सिलेबस में था। व्याधिजनिक क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज फॉर्मेशन बट मेनली वी कंसिडर दिस, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं वो व्याधिजनक ही पढ़ते हैं, व्याधिबोधक नहीं पढ़ते हैं। व्याधिबोधक वो होता है जो क्या करते हैं, डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो, मतलब किसी भी बीमारी को निश्चय करने में इस्तेमाल हो। अब हम लोग पढ़ने वाले निदान के भेद आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार, जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमपी लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सनिकृष्ट, व्यभिकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक, भेद चतुर्था इति, ठीक है। अगर ये श्लोक बहुत ईजी है, सनिकृष्ट, व्यभिकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक, भेद चतुर्था इति, बस इतना लिखना है आपको, ये श्लोक हो जाएगा आपका, ठीक है। सनिकृष्ट निदान क्या होते हैं, इनमें प्रकोप के लिए संचय की अवस्था नहीं होती, लेकिन यहाँ मत गलत है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सीधा मतलब इतनी फास्ट एग्रीवेशन होता है दोषों का कि इसमें संचय की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये मत गलत है। इसमें संचय काल इतना छोटा होता है कि हमें मालूम नहीं चलता है, ठीक है, बेसिकली ये है। तो जैसे दिन और रात्रि, देखो दिन में देखते हैं तो दिन के आदि में जब शुरुआत होगी सुबह तो कफ बढ़ा रहता है, मध्य में पित्त बढ़ा हो जाएगा, अंत में वात बढ़ जाएगा। इतनी फास्ट हो रहा है कि हमें पता नहीं चलता कब संचय हुआ, कब प्रकोप हुआ, सही है, ये दिखता नहीं। विकृष्ट निदान क्या होता है, संचय प्रकोप समन का पूर्ण रूप से दिखना। संचय भी आपको पूर्ण रूप से दिखेगा, प्रकोप भी आपको पूर्ण रूप से, और समन भी प्रकोप रूप से। ये अधिकतर होता है जो ऋतुओं के अनुसार होता है संचय प्रकोप समन। जैसे हेमंत ऋतु में कफ का संचय, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। बात करें वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है। मॉडर्न में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन इन विच द इंक्यूबेशन पीरियड इज वेल डिफाइंड। देखो अगर मॉडर्न की बात करें तो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन जिनमें इंक्यूबेशन मतलब संचय काल, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है संचय काल, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करके देंगे। व्यभिचारी निदान क्या, दुर्बल होने के कारण जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसे व्यभिचारी निदान कहते हैं, ठीक है। मतलब जो निदान रोगों को असमर्थ, मतलब रोग उत्पत्ति में पूरी तरीके से कैपेबल नहीं है। और ये किस तरीके से, रोग की उत्पत्ति आहार विहार आदि बाह्य निदानों तथा उससे प्रकोपित हो दोष के बल पर निर्भर करती है। अगर निदान क्या है, निदान अगर बहुत कम मात्रा में आपने सेवन किया तो दोष्टि कम होगी और रोग का बल सीमित होगा। मतलब नॉर्मली अगर किसी को इंडाइजेशन हुआ तो नॉर्मल दवाई लेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आम विष वगैरह कंडीशन आ गई तो बहुत खतरनाक कंडीशन जाए, आम्लपित्त हो गया तो वो खतरनाक कंडीशन हो जाएगी। प्रधानिक निदान उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न करने वाले, मतलब इतने ज़्यादा एग्रीवेटिंग होते हैं। तुमने इधर मतलब जैसे कि विष खाया तुरंत ही आप गए,
तो ये हो जाएंगे प्रधानी, मतलब विष का सेवन। मारक विष प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित रूप से मारकता उत्पन्न करता है। यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा पॉइजन। आगंतुक कारण जैसे कि बैक्टीरियल, मतलब टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। टाइफाइड अंदर घुसा तो वो 1 महीना इंतजार नहीं करेगा या 1 सीजन इंतजार नहीं करेगा, वो आदमी को 3-4 दिन में समाप्त कर देगा अगर सही से इलाज नहीं किया गया, ठीक है। चरक का अनुसार देखते हैं तो चरक ने 3 प्रकार बताया। आसात्म इंद्रिय असंयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। आसात्म इंद्रिय संयोग मतलब चक्षु आदि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होना, ठीक। अपनी अपनी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उनका अतियोग या मिथ्या योग, यही नहीं योग होना, ठीक है। इसको फिर डिटेल में आप लिख सकते हैं। जैसे दिखना, जैसे हाथ से स्पर्श कर रहे हो, रस्सी लग रहा है, सांप है, तो मिथ्या योग हो गया। अयोग मतलब कुछ भी अगर स्पर्श कर रहे हो तो पता नहीं चल रहा है। अतियोग क्या हो गया? अतियोग मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे आँख से देख ही नहीं पा रहे हो इतना ज़्यादा रोशनी, ठीक है। तो प्रज्ञा अपराध क्या होता है? सर्वदोष प्रकोप, वाणी, मन, शरीर, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होना, ठीक है। प्रज्ञा अपराध हो गया। काल क्या हो गया? परिणाम हो गया। काल को परिणाम कहते हैं। अतियोग क्या होगा? वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। अयोग मतलब वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हो रही है। मिथ्या योग क्या होगा? सर्दी ऋतु में वर्षा हो रही है, ठीक है। मधुकोश ने पुनः निदान 3 भेद से बताए। कौन से? दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु, ठीक है। लेकिन आपको याद कौन से करने हैं? आपको सिर्फ ये वाले याद करने हैं जो आचार्य हरिश्चंद्र ने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद करना है। बाकी सब एक्स्ट्रा है। अगर निदान 10 नंबर में एक्स्ट्रा आता है कभी कभी, मान लो अगर टीचर बहुत ही बेकार फंस गया, 10 नंबर में निदान नहीं पूछ लिया, तो ये सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे अगर सिर्फ ये लिख दोगे, ये वाला छोटा वाला श्लोक लिख दोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में अगर निदान पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मधुकोश ने 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। दोष हेतु मतलब दोष के अनुसार, व्याधि हेतु मतलब व्याधि के अनुसार, और उभय हेतु दोनों के अनुसार, ठीक है। उसका है निदान। निदान उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु। ये उत्पादक हेतु कौन सा निदान होता है? प्राइमरी कॉज। और व्यंजक हेतु मतलब सेकेंडरी कॉज, ठीक है। निदान बाह्य हेतु, अभ्यंतर हुआ, आहार विहार के द्वारा, शरीर के दोषियों के द्वारा रोग उत्पन्न। निदान अनुबंध, ये आपके सिलेबस में पिछली बार एक बार पूछ लिया है, अनुबंध और अनुबंध पूछा गया। अनुबंध क्या होता है? प्रधान, मतलब रुक्ष से वात प्रकोप हो रहा है, स्निग्ध से वात घट रहा है। अनुबंध मतलब वात प्रकृति में वात प्रकोप, वात अगर बढ़ेगा तो कृच्छ साध्य होगा, और कफ प्रकृति में अगर वात बढ़ेगा तो सुख साध्य होगा। आशय अपकर्ष क्या चीज़ है? ये भी यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे। आशय अपकर्ष दोष अपने प्रकृत स्थान में रहते हुए तथा स्वयं न प्रकोपित होने पर भी प्रकोपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर ले जाने से उसे आशय अपकर्ष कहा गया है। देखो यहाँ पर आशय अपकर्ष का सिंपल मीनिंग होता है घसीटना, किसी को घसीट। जैसे वो दोष, जैसे मान लो कफ है, कफ अभी प्रकोपित नहीं हुआ, लेकिन वात उसको कफ को उठा के ले गया अन्य स्थान पर। अब जो रोगी के शरीर में लक्षण दिखेंगे वो कफ प्रकोपित वाले दिखेंगे। अगर आपने गलती से अगर कफ प्रकोपित वाली चिकित्सा, कफ को शांत करने वाली चिकित्सा कर दी, कफ तो प्रकोपित था नहीं, आपने कफ प्रकोपित वाली चिकित्सा कर दी, कफ शमन वाली, तो कफ क्षीण हो गया। मेन बढ़ा क्या इसमें? वात बढ़ा है, ठीक है। वात से पित्त को दूसरे स्थान पर ले जाना, तो पित्त वृद्धि के लक्षण यहाँ पर बताए गए। तो यदि पित्त शामक औषधि आपने दी तो पित्त क्षीण हो गया और रोगी का बल भी मतलब रोग बढ़ जाएगा, ठीक है, रोगी क्षीण हो जाएगा। हमें इसमें चिकित्सक का ज्ञान, आशय अपकर्ष का ज्ञान करके वात शामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अब भाई चिकित्सक को जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि इसका वात की वजह से ये वात एग्रीवेट करके इसको ले गया है, तो वो सही इलाज नहीं कर सकता। यहाँ पर आशय अपकर्ष 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर वात का एग्जांपल लिख सकते हो, पित्त का एग्जांपल लिख सकते हो, कफ का एग्जांपल लिख सकते हो। अगर 5 नंबर में आएगा सारे एग्जांपल आप एक साथ लिख दो, लेकिन इसमें ले कौन जा रहा है ये याद रखना है। कौन ले जा रहा है? वात ले जा रहा है। पूर्व रूप क्या होता है? प्रीमोनिटरी सिम्टम्स, व्याधि उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। उत्पन्न होने वाली व्याधि के पूर्व लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। जो व्याधि के लक्षण हैं वही जब अल्प मात्रा में व्यक्त हों तो उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। अब इनमें से कोई भी आप तीनों लिख सकते हैं, चाहो तो कोई भी एक उठा के लिख सकते हो। पूर्व रूप के 2 भेद होते हैं, सामान्य पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप। ज्वर आदि का मात्र उत्पन्न होने का ज्ञान हो, मतलब लग रहा है कि हाँ भैया कौन सा वाला ज्वर है पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ ये पता है कि ज्वर है। यह ज्ञान नहीं हो पाता कि ज्वर किस दोष प्रधान से, मतलब कौन से दोष प्रधान से हुआ, ठीक है। विशिष्ट में इसमें हो जाता है कि मतलब आपको ये भी पता लगेगा वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है, ठीक है। इसमें रोग आरंभक दोष प्रधान का ज्ञान होता है। जैसे अतिजृंभा कब होती है? अतिजृंभा अगर किसी को बहुत ज़्यादा जमाई आ रही तो समझ जाओ वात के प्रकोप के कारण उसे ज्वर हुआ है। नैन अगर आंखों में मतलब जलन सी महसूस हो रही है तो समझ जाओ पित्त के प्रकोप के कारण ज्वर हुआ है। अन्न के प्रति अरुचि, मतलब बिल्कुल खाने पीने का मन नहीं कर रहा है तो कफ प्रकोप के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों दोष प्रकोप करके भी ज्वर कर देते हैं, ठीक है, उन्हें सन्निपात ज्वर कहते हैं। वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, ठीक है। जब पूर्व रूप ही व्यक्त हो जाए, मतलब व्याधि का जो लक्षण है उसे ही रूप कहते हैं, सिंपल। इसमें भी MCQ में आपसे इसके पर्याय पूछ लेता है, ठीक है। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान और व्यंजन। आपसे आकृति या लक्षण नहीं पूछेगा, आपसे चिन्ह,
नहीं पूछेगा आपसे, संस्थान या व्यंजन दे देगा। ठीक है, ये किसका पर्याय है, इसका देखिए 1 नंबर में पूछ सकता है MCQ। आपके में MCQ है तो थोड़ा संभल के रहिएगा, जो चीज़ लिखी हुई है, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा ध्यान करके पढ़िएगा। ठीक है, लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान और व्यंजन। और दोष से समूर्चना पूर्ण होने पर जो लक्षण उत्पन्न होते कर व्याधि का बोध कराते हैं वो उन्हें रोग कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यात्म लक्षण और सामान्य लक्षण। प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है? व्याधि का वह एक लक्षण जिससे व्याधि का ज्ञान हो जाए। गुदा से अधिक द्रवरूप मल पदार्थ, मतलब गुदा से बिल्कुल मतलब लूज स्टूल पास वाला लगा था, तो वो कौन से रोग हो जाए? इससे हमें पता लगे भैया इसको अतिसार हो है। शरीर व मन में संताप, शरीर और मन एकदम मतलब गर्मी से जूझ रहा है, मतलब गर्म हो रहा है, तो हम समझ आएंगे ज्वर है। स्पर्श में पिंड के समान, अगर स्पर्श कर रहे हो जो उभरा सा दिख रहा है, पिंड के समान दिख रहा है, मतलब एक फोड़ा टाइप का दिख रहा है, तो गुल्म समझ जाओ। सामान्य लक्षण क्या होता है? मतलब जो सभी रोगों में समानता पाएंगे, जैसे कि सारे रोगों में अरुचि होती है, अंगमर्द होता है, तो सब में होता है। अगर बुखार आएगा तब भी अंगमर्द होगा, तो इससे ये नहीं पता लगेगा कि वो रोग कौन सा है। जैसे कुक्षी में वेदना, पेट फूलना, जितने भी GIT से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें सब में पेट फूल ही जाता है। और पेट में दर्द होगा। ठीक है, कृष्णता, आदमी कालापन पड़ जाएगा, आदमी सूख जाएगा बिल्कुल, तो ये सारे रोगों में होता है, ये सामान्य लक्षण है। दोष आदि के अनुसार विशिष्ट लक्षण, दोष के प्रधान के अनुसार दोषों के बाद आदि विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। वात ज्वर के लक्षण, पित्त ज्वर के लक्षण, कफा ज्वर के लक्षण, इसी प्रकार के सारे चीज़ों के लक्षण होते हैं। इसका मतलब पढ़ते हैं व्याधि की उपद्रव अवस्था के लक्षण, मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, उपद्रव लक्षण व्याधि की रूप अवस्था का ही अंतिम परिणाम है। मूर्छा, प्रलाप, वमन आदि अजीर्ण के उपद्रव हैं। इनके अतिरिक्त अजीर्ण से मृत्यु तक हो सकती है। यहाँ पर अजीर्ण का एग्जांपल मैंने देकर समझाया है। जैसे अजीर्ण में क्या होता है? अगर अजीर्ण की अगर आपने चिकित्सा नहीं की तो मूर्छा, प्रलाप, वमन आदि अजीर्ण के मतलब ये कॉम्प्लिकेशन से बाद में हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने उसकी उपद्रव की भी चिकित्सा नहीं की, उपद्रव आने के बाद भी चिकित्सा नहीं की, तो मृत्यु तक हो सकती है। व्याधि के लक्षण क्या है? दोषों के लक्षण संचय, प्रकोप और स्थान संचय तक दोषों के लक्षण होते हैं। व्यक्तम और भेद जो अवस्था होती है वो व्याधि के लक्षण, यानी दो समर्चना के बाद जो व्यक्तावस्था, रोगावस्था, व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो स्थान संचय तक दोषों के लक्षण है, व्यक्त और भेदावस्था व्याधि के लक्षण है। ठीक है, उपसे, अनुपसे। उपसे क्या होता है? दोषों को कम करने वाला उपसे कहा जाता है और दोषों को बढ़ाने वाला अनुपसे कहा जाता है। ठीक है, रिलीविंग फैक्टर, मतलब अगर कोई आपने चीज़ खाई उससे आपका अगर रोग शांत हो रहा है तो वो उपसे हो गया। ठीक है, नॉर्मली आपने कोई अगर पैरासीटामोल की गोली खाई और तुम्हारा बुखार चला गया तो उपसे है। अगर आपने पैरासीटामोल की खाली खाई या बुखार और तेज हो गया तो वो अनुपसे है। औषध अन्न विहार के सुखावय प्रयोग को, यानी रोग उत्पन्न होने पर शीघ्र उत्पन्न ना हो, उसे सुखावय मतलब रोग उत्पन्न हो और रोग एक बार शांत हो गया फिर दोबारा उत्पन्न ना हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपसे। रोग औषध अन्न विहार के दुखावय, मतलब रोग ठीक हो जाने पर शीघ्र उत्पन्न हो। आपने आज दवाई खाई पैरासीटामोल, कल नहीं खाई, कल फिर बुखार आ गया, तो ये क्या हो गया? अनुपसे हो गया। उपसे के पर्याय क्या है? व्याधि 7 में, मतलब रिलीविंग फैक्टर। ठीक है, गूढ़ लिंग व्याधि उपसे अनुपसे परिच्छेद, मतलब ये खास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद कर लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है, यही डाल के पूछ लेगा। उपसे का 18 भेद, उपसे का 18 भेद इंपॉर्टेंट है। गूढ़ मतलब जिन व्याधियों के लक्षण छिपे हुए हैं, जैसे मान लो किसी को बुखार आया बहुत तेज और आपको नहीं पता कौन सा बुखार है। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया? टेस्ट वेस्ट आप नहीं करा सकते, आप गाँव में हैं, वहाँ कोई लैब वैब नहीं है। आपने उठाई क्लोरोक्विन की गोली, एक PCM की गोली उठा के दे दी मरीज को जब आपने उठा के दे दी, उसका बुखार हो गया शांत, तो समझ जाओ कि इसको मलेरिया बुखार थे। बाद में आराम से उसकी डायग्नोसिस बना ली कि मलेरिया बुखार है। जितनी भी मलेरिया के लिए चलती हैं दवाइयाँ वो सारी चला दो। अब मान लो बुखार नहीं सही हुआ तो आपको ये तो पता लगेगा कि इसको मलेरिया नहीं है, टाइफाइड की दवाई चलाओ। टाइफाइड की 1 दिन और चलाई तो टाइफाइड से फ़ायदा हुआ, ठीक है, इसको टाइफाइड बुखार है। तो ऐसे पता किया जाता है। गूढ़ लिंग मतलब जिनके लक्षण छिपे हुए हैं उन व्याधियों के। जैसे कि किसी पेशेंट को नी जॉइंट है तो तेल अभ्यंग, मतलब उसके जो घुटनों पर तेल की मालिश कर दी, पेन कम हो गया तो हमें पता लग गया ये वात व्याधि है, और क्योंकि वात का शमन तेल से होता है। अगर बढ़ गया, मतलब पेन और ज़्यादा बढ़ गया तो उरु स्तंभ है। ठीक है, उपशय मतलब थ्योरेपेटिक टेस्ट, इसके दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रोफाइलेटिव टेस्ट, रोग के बाद दवाई खाना, रोग के पूर्व दवाई खाना। जो देखो मैंने वहाँ पर एग्जांपल समाया, ज्वर आया तो PCM और क्लोरोक्विन खिला दी, ठीक है, क्लोरोक्विन, तो ज्वर शांत हो गया, मलेरिया कन्फर्म। चीरकाल सुख देने वाले औषध अन्न विहार के प्रयोग को उपशय कहते हैं। दुख देने वाले भाव को अनुपशय कहते हैं। उपशय के भी 18 भेद हैं, अनुपशय के भी 18 भेद हैं। ठीक है, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल यहाँ इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और ये टेबल कभी कभी उपशय के 18 भेद करके 5 नंबर में एकदम डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उपशय
उपसे के कितने बैठे हैं, देखो कैसे याद करोगे, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत। इधर लिखोगे औषध अन्न विहार, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। फिर लिखोगे औषध अन्न विहार हो गया, ठीक है। ऐसी पूरी टेबल बनाओगे, पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप वैसे लिखोगे तो टीचर नंबर नहीं देगा। देखो हेतु विपरीत क्या हो गया, जैसे शीत कफत ज्वर में शुंठी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हेतु विपरीत। हेतु क्या है, शीत कफत ज्वर है। अन्न क्या है, श्रमजन्य वातिक ज्वर में मांस रस का प्रयोग। विहार में क्या है, दीवा स्वप्न उत्पन्न दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण करना। व्याधि विपरीत क्या है, व्याधि मतलब व्याधि, अतिसार में कुटज का प्रयोग कर रहे हैं। लघु भोजन अतिसार है तो लघु भोजन और मसूर की दाल का सेवन कर रहे हैं। उदाव्रत में क्या कर रहे हैं, प्रवण कर रहे हैं, मतलब प्रवण मतलब ठीक है। हेतु विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत, मतलब वातिक शोथ में वातहर शोथर दशमूल काढ़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वात जन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब तक्र मतलब मट्ठे का प्रयोग कर रहे हैं। स्निग्ध पदार्थ में स्निग्ध पदार्थ जन्य, मतलब जो अगर स्निग्ध पदार्थ जन्य अगर आप कोई बीमारी हुई है तो उसमें आप दीवा स्वप्न कर रहे हैं। हेतु विपरीत अर्थकारी, मतलब हेतु विपरीत अर्थकारी, पित्त मतलब जो हेतु है उसी का वही चीज़ देनी है और उससे रोग शांत हो जाए। जैसे पित्त प्रधान फोड़े, पित्त प्रधान में क्या उष्ण उपना लगाना, लेकिन आराम मिलता है। पित्त में क्या है, उष्ण, पित्त किसकी वजह से होता है, उष्णता की वजह से होता है, ठीक है। फिर भी आप उसे उष्ण मतलब लगा रहे हो, उष्ण उपना लगा रहे हो, फिर भी आराम मिल रहा है, ठीक है। ये हेतु विपरीत अर्थकारी हो गया। पित्त प्रधान शोफ यानी फोड़ों में विदाई अन्न का सेवन, ठीक है, ये अन्न वाला हो गया। वातिक उन्माद रोगी को भय दिखाना, भय से क्या होगा, वात बढ़ेगा, फिर भी उन्माद को शांत करता है। तो व्याधि विपरीत अर्थकारी में क्या, सर्दी में मदन फल से मदन, देखो अर्थकारी को व्याधि विपरीत अर्थकारी में सर्दी है, मतलब उल्टियाँ हो रही हैं, फिर भी आप उसे मदन फल खिला रहे हो। मदन फल क्या उल्टी कराता है, फिर भी आप उसे खिला रहे हो। अतिसार को दूर करने के लिए क्षीर का प्रयोग, क्षीर जो होता है मतलब दूध वगैरह लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो उससे अतिसार होने लगता है, फिर भी आप उसमें अतिसार में अगर आप क्षीर का प्रयोग करें शांत हो रहा है, ठीक है। सर्दी में वमन कराने के लिए प्रवहन कराते हैं, फिर भी रोग की शांति होती है। प्रवहन से क्या होता है, मतलब ऊपर की ओर मतलब सहराते हैं जिससे उल्टी हो जाए आसानी से, फिर भी आप अगर ये कर रहे हो सर्दी में फिर भी उल्टी शांत हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब हेतु विपरीत अर्थकारी और व्याधि विपरीत उभय अर्थकारी, ठीक है। जैसे कटु अम्ल पित्त, फिर भी पित्त के हरण के लिए अम्ल रस प्रधान आम्लक का प्रयोग करना। अब हम लोग हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी मतलब जांघा विष में हम लोग स्थावर विष का प्रयोग करना है। दोनों विष हैं, दोनों एग्रीवेटिंग है, लेकिन जांघा विष में स्थावर विष का प्रयोग करना है। मदात्त में मदकारक मध्य पीने से लाभ मिलता है। एक तो पहले से अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिज्म को दूर करने के लिए भी उसे प्रोसेस्ड अल्कोहल ही दी जाती है, जिससे उसे रोगों की शांति मिलती है। व्यायाम से युक्त उरुस्तंभ, मतलब व्यायाम आपने ज़्यादा की तो उरुस्तंभ हो गया, स्टिफनेस वगैरह हो गई, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसे शीतल जल में तैरा रहे हो। शीतल जल क्या है, वात को बढ़ाएगा, तैरना क्या है, वात को बढ़ाएगा, फिर भी उसे उरुस्तंभ में आराम मिल रहा है, ठीक है। इसका हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा और उपशय अंतर। चिकित्सा क्या, विषम धातुओं को साम्यावस्था में लाना चिकित्सा है। उपशय रोग परीक्षा का विषय है। चिकित्सा रोग विनिश्चय के पश्चात प्रारंभ किया, उपशय रोग विनिश्चय के पूर्व भी इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा एक उपक्रम है, उपशय एक साधन है। सम्यक चिकित्सा के बाद साध्य व्याधि निश्चित रूप से ठीक हो जाती हैं। उपशय जो कि व्याधि विनिश्चय के प्रयुक्त किया जाता है, अतः वह रोग साधन हो सकता है, अर्थात लक्षणों को अधिक उग्र बढ़ा सकता है, तो अनुपशय हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सा समस्त दोष दूष्य मलों में को साम्यावस्था में लाती है। उपशय किसी उग्र लक्षण विशेष को शामिल करता है, मतलब उपशय में एक लक्षण को हम लोग शांत करेंगे, ठीक है। चिकित्सा में धातुशात्म के साथ साथ निदान परिमार्जन किया जाता है, उपशय में निदान परिमार्जन नहीं किया जाता है। संप्राप्ति, यदि दुष्टेन्द्र दोषेण यथा च अनु विषपता निवृत्ति रामायशो संप्राप्ति जा इति रागति, ठीक है। वैसे ये श्लोक याद नहीं करना, श्लोक इसका वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। संप्राप्ति अगर आप हिंदी ही लिखो, ठीक है, मैं कहूँगा, और किसी को याद करना है तो देख के आराम से भैया लिख ले, ठीक है, मैंने तो कभी नहीं याद किया था। स्थिवित गति करते हुए दूष्य को दूषित कर रोग को उत्पन्न करता है, उसे संप्राप्ति कहते हैं। रोगों की सम्यक प्राप्ति संप्राप्ति, सिंपल एक भाषा में लिखे हैं तो रोगों की सम्यक प्राप्ति संप्राप्ति। दूष्य से लेकर रोग उत्पन्न होने तक की संप्राप्ति, मतलब दोष का सेवन किया, वहाँ से जब तक रोग नहीं उत्पन्न हो गया उसे संप्राप्ति के अंतर्गत। संप्राप्ति के पर्याय है जाति अगति, मतलब व्याधि का जन्म, और अगति मतलब उत्पादक कारणों द्वारा व्याधि का जन्म की प्रक्रिया। संप्राप्ति के भेद हैं, संप्राप्ति के भेद इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करने ही पड़ेंगे आपको।
कितने भेद हैं इसके? 5 भेद हैं, संख्या, विकल्प, प्रधान, बल और काल। ठीक है, इन 5 भेदों को आपको याद करना पड़ेगा। संप्राप्ति अगर आता है तो इन 5 को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्राप्ति विघटन को चिकित्सा कहते हैं, मतलब संप्राप्ति का विघटन करना है आपको, बीच ही में रोकना है संप्राप्ति को, तो चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है, संख्या संप्राप्ति रोगों के भेदों की गणना की जाती है। संख्या संप्राप्ति में हम लोग रोगों के भेदों की गणना करते हैं, जैसे कि ज्वर 8 प्रकार के होते हैं, गुल्म 5 प्रकार के होते हैं, कुष्ठ 7 प्रकार के, ये संप्राप्ति में पढ़ते हैं। विकल्प संप्राप्ति व्याधि से संबंधित दोषों की अंश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति, मतलब दोषों में कौन से में कितना दोष है। ठीक है, बात के रुक्षादि गुणों के को अंश कहते हैं। इन गुणों के समूह को में 1, 2, 3 समस्त अंशों में वातादि दोष का प्रकोप निश्चय करना। विकल्प मतलब अंशों अंश कल्पना, जैसे कि मतलब बात के मान लिया 8 है प्रकार, तो 8 में से कितने उसमें जो तुम्हारी बीमारी हुई उसमें कितने हैं। अगर सारे हो गए तो असाध्य हो गया, अगर मान लो 4 हैं तो ठीक है, मान लो 1 है तो व्याधि बहुत सुख साध्य होगी, मान लो 2 हो गए तो थोड़ी कृष्ट साध्य होगी, मान लो 4 हो गए तो थोड़ी 4 या 5 हो गए तो और ज़्यादा कृष्ट साध्य होगी। ठीक है, इस तरीके से अंश कल्पना यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे ज्वर में दोष पित्त की वृद्धि हो गई, तो कौन पित्त की वृद्धि किसके कारण हुई? उष्ण के कारण हुई है। रक्त पित्त में भी पित्त की वृद्धि हुई है, लेकिन किसके कारण हुई है? तीक्ष्ण के कारण। अतिसार में भी पित्त की ही वृद्धि हुई है, पर वहाँ पर द्रव्य के कारण हुई है। ठीक है, कौन सा अंश बढ़ा हुआ है? ये सारे गुण तो पित्त के ही है ना, कौन सा गुण बढ़ा है? यहाँ पर गुणों पर बेसिकली फोकस करते हैं। प्रधान दोषों की स्वतंत्र प्रधान, दोषों की प्रतंत्र अप्रधान। त्रिदोष में 3 दोष मिले होते हैं, उनमें से एक प्रधान होता है और अन्य अप्रधान होते हैं। चिकित्सा सबसे पहले प्रधान दोष की जाती है, वह अप्रधान दोषों की वृद्धि को रोका जाता है। यहाँ पर अगर कोई भी जैसे मतलब एक साथ 3-4 दोष बढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले जो प्रधान है, मतलब जो मेन एग्रीवेटिंग है, उसको शांत कर दो, और बाकी जो हैं बाकी जो हैं नहीं, वो उन्हें बढ़ा दो, वो उन्हें रोका जाता है सिर्फ बढ़ने से। ठीक है, बल संप्राप्ति का निदान पूर्व रूप या रूप का अधिकार अथवा अल्पता के कारण व्याधि के बलाबल का ज्ञान होना। अगर निदान पूर्व रूप और रूप बहुत ज़्यादा अगर हैं तो व्याधि बलवान हो जाएगी। अगर निदान पूर्व रूप हल्के दिखाई पड़ते हैं तो व्याधि कम बलवान होगी। ठीक है, जिसमें दिन रात ऋतु भोजन आदि के मध्य और अंत के अनुसार दोष विशेष का निश्चय करना, मतलब काल के अनुसार दोष। जैसे सुबह किया तो सुबह आपका कौन सा कफ प्रकोप होता है, मध्य में पित्त का प्रयोग होता है और साय में वात का प्रकोप होता है। मतलब यहाँ पर काल मतलब समय के अनुसार कौन सा दोष प्रकोप हो रहा है। विधि संप्राप्ति मतलब संख्या में समावेश किया जाता है इसका। रक्तपित्त, यहाँ पर एक समान जाति होने पर भेद करना, जैसे रक्तपित्त की 3 होती हैं, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और तिर्यकगामी। ठीक, संप्राप्ति के घटक, संप्राप्ति में भाग लेने वाले घटक को संप्राप्ति घटक कहते हैं। इसमें निदान, सेवन, दोषी करना, अधिष्ठान, स्रोतोदृष्टि, अग्निदृष्टि, 13 प्रकार की अग्नियाँ। इसमें मंद हो गए, तीक्ष्ण होंगे, विषम हो गई, अवस्था, साध्यता। ठीक, निदान पंचक व षड क्रिया काल में संबंधित पूछ सकता है आपसे। ठीक है, निदान पंचक व्याधि ज्ञान के उपाय हैं जो रोग की विभिन्न अवस्थाओं के सूचक होते हैं। सभी निदान पंचक रोग के साधन होने के कारण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। निदान पंचक का ज्ञान रोग से ग्रसित रोगी में किया जाता है, जहाँ पूर्व रूप उपसे संप्राप्ति आदि को दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न परीक्षा द्वारा जाना जाता है, जिसमें रोग का सम्यक ज्ञान कर चिकित्सा प्रारंभ की जाती है। अब षट क्रियाकाल में थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ना। षट क्रियाकाल किसी भी व्याधि की चिकित्सा करने के अवसर हैं। निदान पंचक व षट क्रियाकाल दोनों का उद्देश्य उचित चिकित्सा का निर्धारण करना है। दोनों का मतलब मेन मोटिव यही है कि आदमी को सही से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। निदान पंचक व षट क्रियाकाल एक दूसरे के समरूप है, मतलब ये लगभग इनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। केवल व्याधि ज्ञान के संदर्भ में उनका नामकरण निदान पूर्व रूप उपसे संप्राप्ति के रूप में किया है। मतलब अगर आप इन्हें दोनों को कोरिलेट करोगे ना, तो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए दिखेंगे। ठीक, जबकि क्रियाकाल के द्वारा संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्ति भेद आदि रोगों के स्तर का जानकर चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। अब निदान पंचक का महत्व पढ़ेंगे। ठीक, कभी कोई पूछ लेता है, अधिकतर आपने पूछना है क्लिनिकल, तो यहाँ पर हो गया उनका क्लिनिकल। आचार्य चरक ने स्पष्ट लिखा है, रोगम आदो परिच्छेद तद अनंतरम औषधम, मतलब पहले रोगों की परीक्षा करनी है, उसके बाद आपको औषध का प्रयोग करना है। शुरुआत प्रारंभ में रोग की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद चिकित्सा यानी औषध की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि रोग परीक्षा ना की जाए तो चिकित्सा संभव नहीं है। रोग परीक्षा हम लोग किससे करते हैं? दर्शन से करते हैं, स्पर्शन से करते हैं, प्रश्न से करते हैं। और रोगी परीक्षा से प्राप्त सामग्री के द्वारा रोग की परीक्षा करनी चाहिए। रोग परीक्षा के लिए रोगी में कौन कौन से निदानों का सेवन किया, रोग परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि भैया इन्हें का खाओ तो। ठीक है, क्या क्या पूर्व रूप प्रकट हुए, मतलब कौन कौन से प्रीमोनिटरी सिम्टम्स हो गए? डॉक्टर साहब कल पेट दर्द कर रहा था, आज अतिसार हो गया, आज लैटरिन आ रही हैं, तो तुम्हें पहले बताया भैया क्या खाओ तो उनने, ठीक है, डॉक्टर साहब कोल्ड ड्रिंक पी, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ था पहले। ठीक है, कौन कौन से रूप प्रकट हुए, कौन वो कहेगा डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है, तो उस हिसाब से देखोगे। ठीक है, अगर मान लो
ऊपर साइड दर्द हो रहा तो हो सकता है हेपेटोमेगली का केस हो, और नीचे साइड दर्द हो रहा हो सकता है किडनी स्टोन का केस हो, तो वहाँ पर भी लक्षणों को देखकर आप चिकित्सा कर पाएंगे। उपसे न उपसे आपको नहीं कन्फर्म है, आपने एक दिन सर्दी जुकाम की दवाई दे दी, अगर किसी को मतलब कोई बीमारी हुई है, सही हो गया तो भाई सर्दी जुकाम वाला बुखार था, नहीं सही हुआ फिर जाकर टेस्ट कराओ अपना CBC वगैरह, तो उपसे न उपसे वहाँ पर काम है। इन सभी बातों को जानने के लिए निदान सेवन कितने अंशों से प्रकोपित हुए, अग्नि के स्तर पर कौन सी स्रोतो दृष्टि हुई है, कौन सा दोष से दोषित हुआ है, रोगी का बल कैसा है, दोषों का बल कैसा है, तो निदान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ निदान पढ़ेंगे। ठीक है, रोगी की चिकित्सा के लिए निदान का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि संक्षिप्त क्रिया होगा निदान परिमार्जन। व्याधि की सामान्य चिकित्सा निदान परिमार्जन में जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ये बीमारी किस कारण से हुई है, पता लगा उसको बीमारी आइसक्रीम से हुई है और तुमने उसको आइसक्रीम नहीं मना की, रोगी को अच्छा लग रही है आइसक्रीम खाएगा, मगर डॉक्टर साहब की दवाई में फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं वो निदान परिमार्जन करता है, बोलता है भैया ये चीज़ नहीं खानी है, वही है निदान परिमार्जन। ठीक, व्याधियों की सामान्य चिकित्सा निदान परिमार्जन। सबसे पहले तो जो बीमारी का कारण है उसे त्याग दो। उपसे में हेतु विपरीत औषध अन्य विहार, प्रत्येक रोग किसी न किसी स्रोत से होते हैं। स्रोत दृष्टि के 4 कारण, अति शिराग्रंथि, अति प्रवृत्ति, संग और विमार गमन, ये 4 प्रकार के स्रोत दृष्टि हैं। ठीक है, लिखे नहीं है, मैंने बता दिया। निदान अगर बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन है तो रोग का बल बहुत ज़्यादा होगा, निदान अगर कम है तो रोग का बल कम होगा। पूर्व रूप क्या होता है, चिकित्सा कार्य में पूर्व रूप का ज्ञान सम्यक आवश्यक है। जैसे वातिक ज्वर में अगर तुम्हें दिख रहा है जन्म मतलब उसके जवाइयाँ वगैरह आ रही तो उसे घृतपान उसकी चिकित्सा कर सकते हो, और पूर्व रूप में ही रोग को समाप्त कर दो। अगर पूर्व रूप में आपने रोग को समाप्त कर दिया तो आसानी से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद उसको आगे रोग होगा ही नहीं। अगर आपको पूर्व रूप का ज्ञान ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है, अगर उसको बहुत ज़्यादा जमाई आ रही हैं, आपको पता ही नहीं उसको वातिक ज्वर है, क्या इलाज करोगे, खा के इलाज करोगे। यदि पूर्व रूप का ज्ञान नहीं होगा तो पूर्व अवस्था में विशिष्ट निदान भी संभव नहीं। विशिष्ट निदान परिमार्जन कैसे कर पाओगे भाई, उसे किस कारण हो रहा है तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे ज्वर पूर्व अवस्था में लघु भोजन और लंघन कराना चाहिए। ज्वर अगर हुआ है तो पूर्व अवस्था में क्या कराना है, लघु भोजन और लंघन कराना है। संक्षेप निदान के लिए इंपॉर्टेंस इन डिफरेंशियल डायग्नोस, पूर्व अवस्था जैसे प्रमेय पूर्व रूप उपस्थित, तालू का मलिन होना, हाथ पैर में जलन होना, हरिद्रा वर्ण का मूत्र त्याग हो रहा है। ठीक है, और रक्त प्रमेय के पूर्व अनुपस्थित हैं, हरिद्र वर्ण का मूत्र ये भी त्याग कर रहा है। अगर हरिद्र वर्ण का मूत्र त्याग कर रहा है और फिर भी आप प्रमेय के पूर्व अनुपस्थित हैं तो रक्तपित्त रोग होगा, और प्रमेय के पूर्व उपस्थित है, तालू वाली मलिन हो रखा है, बाकी सारी चीज़ें हो रखी हैं, तो प्रमेय रोग निश्चित हो जाएगा। अगर आपको पूर्व रूप का याद नहीं होगा तो आप प्रमेय और रक्तपित्त में कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, रूप क्या होता है, साध्य असाध्यता के लिए शास्त्रों में वर्णित किसी भी व्याधि के सभी लक्षण रोगी में व्यक्त हों तो सुख मतलब वो असाध्य होती है। अगर अल्प मात्रा में व्यक्त हों तो सुख साध्य, अगर थोड़ा और ज़्यादा मध्यम मात्रा में हो तो कृष्ण साध्य हो जाता है। ठीक है, तो रूप से ऐसे आप पता कितने लक्षण हैं, जितने मतलब इसके अगर शास्त्र में बताया गया अपने, जैसे मान लो चरक संहिता सुश्रुत में 18 बताया गया, 18 के 18 अगर किसी रोगी में मिल गया तो असाध्य हो गया। 18 में से 10 मिलना है या 12 मिलना है तो कृष्ण साध्य हो गया। 18 में से 3-4 मिलना है तो सुख साध्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो। गूढ़ लिंग व्याधि उपसे अनुपसे परीक्षित, मतलब छिपी हुई लक्षण वाली व्याधि का ज्ञान उपसे अनुपसे के द्वारा किया जाता है। रोगी के जोड़ों में दर्द हो रहा, आपने तेलम व्यंग किया, पेन अगर कम हो गया तो समझ जाओ कि बात व्याधि थी, पेन अगर बढ़ गया तो और स्तंभ हो गया। ठीक है, संप्राप्ति क्या, दोष प्रकोप अंशों का निदान, मतलब बल, व्याधि की तीव्रता और मृदुता। ठीक है, अर्थात पूर्व रूप आदि की बलवत्ता एवं अल्पता। निदान पूर्व रूप आदि से रोग का सामान्य ज्ञान होता है, जबकि रोग की सम्यक ज्ञान संप्राप्ति के बिना संभव नहीं है। देखो, निदान पूर्व रूप आदि से रोग का सामान्य ज्ञान हो जाएगा, लेकिन संप्राप्ति जब तक आपको नहीं ज्ञान होगी कि कैसे बीमारी हुई है, पूरा प्रोग्नोसिस नहीं बना पाओगे कि हाँ इसने ये खाया होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हो गया। अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है कि कैसे हुआ होगा, जैसे कहते हैं प्रोग्नोसिस आपको नहीं पता है, तब तक आप नहीं इलाज कर पाओगे। ठीक है, तब तक आप बना ही नहीं पाओगे डायग्नोसिस। ठीक है, निदान पूर्व। अब खा वैगुण्य और सोतो दृष्टि में अंतर, तो खा वैगुण्य और सोतो दृष्टि में अंतर पहले के पेपरों में पूछता था, आपके पेपर में पूछेगा या नहीं पूछेगा ऐसा सच मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा तो लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, खा वैगुण्य मतलब स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी और स्रोतो दृष्टि मतलब फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी। ये दोष संरचना के पहले की अवस्था है, ये दोष संरचना के बाद की अवस्था है। ये दोषों के स्थान संशय के लिए आवश्यक है, ये लक्षणों के व्यक्त होने के लिए आवश्यक है। ये कहा है कि दोषों के स्थान संशय के लिए आवश्यक है, ये लक्षणों के व्यक्त होने के लिए अवस्था है। यह निदान के एक विशिष्ट अंश से उत्पन्न होता है या दोष संरचना से उत्पन्न होता है। शास्त्रों में इसके ज्ञान के लिए कोई लक्षण नहीं है, मतलब आप खा वैगुण्य का ज्ञान नहीं कर सकते कि खा वैगुण्य कहाँ पर है, लेकिन स्रोतो दृष्टि के 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है।